बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं पैरामेडिक्स इनसाइट्स। तो आज हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो इससे पहले मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। ये वीडियोस हमने स्टार्ट की है ताकि हम बायोकेमिस्ट्री का जो कोर्स है सेकंड सेमेस्टर का, तो वो हम कवर कर लें इसमें, ठीक है। तो ये हम इंशाल्लाह के एमयू के करिकुलम के मुताबिक करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि थ्योरी और ओएसपी दोनों पोर्शंस को कवर किया जाए। तो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपके सामने ये बातें रखना चाहता हूँ कि जो बायोकेमिस्ट्री का कोर्स है सेकंड सेमेस्टर का, तो करिकुलम के मुताबिक उसमें मेजरली फोर चैप्टर्स है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, एमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म और न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म। तो कार्बोहाइड्रेट्स, एमाइनो एसिड्स और लिपिड्स की हम फर्स्ट सेमेस्टर में इसकी प्रॉपर्टीज़, इसकी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ चुके हैं। अब हम इसकी मेटाबॉलिज्म पोर्शन पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारा गोल होगा ताकि कि हम इन चारों चैप्टर्स को कवर कर ले, ठीक है। इनमें हम कार्बोहाइड्रेट, एमाइनो एसिड्स और लिपिड्स की जो मेटाबॉलिज्म है उसकी मेटाबॉलिज्म मेजरली एनर्जी पर्पसेस के लिए होती है। इसके अलावा जो न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म होती है उसकी उसका जो पर्पस होता है वो प्यूरिन एंड पैरामिडीन सिंथेसिस होती है और वो फिर न्यूक्लिक एसिड में इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। आप लोग जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स किसको कहते हैं? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन और कार्बन प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। इसको ये कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। ये तो सिंपल सी बात है। अब मेटाबॉलिज्म, इसकी डिफिनीशन भी आपको आती होगी कि हमारे बॉडी के सेल जो है उसमें जो रिएक्शंस होते हैं, उन रिएक्शंस का मकसद हमारे बॉडी में प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल्स फॉर जेनेटिक ग्रोथ एंड डिफरेंट पर्पसेस, वो आप जानते हैं, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म की टू टाइप्स है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं और कैटाबॉलिज्म में बड़ा मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में डिवाइड होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज हमारे पास सेंट्रल मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में और ये हमारे पास बॉडी में एज ए एनर्जी सोर्स यूज़ होता है, ठीक है। तो सेंट्रल मॉलिक्यूल है। इसके अलावा स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन, हमारे बॉडी में ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। अब इसकी लेवल जो है ब्लड में वो फास्टिंग में 70 to 100 है और रैंडम में 70 to 160। ये रेशोज़ डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। अब हमारे पास दूसरी बात जो है, जो बायोकेमिस्ट्री की रिकमेंडेड बुक है सत्यानारायण वाली, तो उसमें जो बातें भी है इंशाल्लाह हम वो सारे कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो को एंड तक गौर से देखेंगे तो आपको बुक बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो बुक में जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर की बात हुई है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे पास जब बॉडी में ग्लूकोज आता है, ठीक है, जब वो एब्जॉर्ब होता है ब्लड में, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल एक ब्लड वेसल है और ये ग्लूकोज, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये ब्लड में जा रहा है, ठीक है। अब ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्लड स्ट्रीम से जब सेल में जाता है तो इसके लिए स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स होती है जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, और या हम इसको सिंपली ग्लूट भी कहते हैं, ठीक है। तो इन ट्रांसपोर्टर्स का काम होता है कि वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को सेल के अंदर ले जाए। फिर हमारे पास अभी तक 13 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर डिस्कवर हुए हैं जिसमें 7 जो है वो सेल में यूज़ होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो 7 नहीं, सॉरी 6 यूज़ होते हैं और वो 6 कौन कौन से हैं? वो है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 7, ओके। 6 इसमें नहीं है। तो टोटल हमारे पास 6 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है और वो ग्लूकोज को एंटर करते हैं, ठीक है, सेल में। तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर की 2 टाइप्स है, इंसुलिन डिपेंडेंट एंड इंसुलिन इंडिपेंडेंट। इंसुलिन डिपेंडेंट वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है जो कि ग्लूकोज को सेल के अंदर जब ले जा रहा होता है तो उसको इंसुलिन की ज़रूरत होती है। वो कौन सा ट्रांसपोर्टर है? वो है GLUT4 और ये मसल्स में प्रेजेंट है। मोस्टली एमसीक्यूज पेपर्स में ये एमसीक्यूज रिपीट होता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंसुलिन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर, ओके। तो इसको याद रखिए, ठीक है। अब जो इंसुलिन इंडिपेंडेंट है वो जो रिमेनिंग है GLUT4 के अलावा, इसमें से जो भी ट्रांसपोर्टर हैं जितने भी, तो वो सारे इंसुलिन इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब हम थोड़ी सी ओवरव्यू पर जाते हैं कि हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे जो कि हमारे पास मेन पाथवे है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में या कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। और इसके बाद हम लिंक रिएक्शन पढ़ेंगे। ये मैंने पाथवेज की बात कही है इसमें, इसलिए लिंक रिएक्शन को मैंने यहाँ नहीं लिखा, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस के बाद हम लिंक रिएक्शन या उसको पीडीएस कम्प्लेक्स भी कहा जाता है वो पढ़ेंगे। फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है कि नॉन कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल से ग्लूकोज की फॉर्मेशन, ठीक है। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन हम पढ़ेंगे। इसका जो प्रोसीजर, सारा जो रिएक्शन है वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। ये पाथवे है हमारे पास। ग्लाइकोजेनेसिस है यानी ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन, और इसके अलावा हम एक एक्सेसरी पाथवे हम इसको कह सकते हैं जो कि बाज़ औक़ात हो सकती है या होती है। तो HMP शंट पाथवे, ये शंट का लफ्ज़ आप लोग अब बहुत दफ़ा सुनेंगे। तो शंट के मानी है यानी नो एनर्जी। जब हमें एनर्जी नहीं चाहिए होती तो फिर ये पाथवेस होती है जो शंट पाथवे पर होती है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस को शुरू करते हैं। आपको बुक में ये रिएक्शन दिख रहा होगा। तो इस सारे रिएक्शन को हम अभी इसी तरह कवर करेंगे ताकि आपको पता चले कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स किस तरह होते हैं। तो ग्लूकोज की एंट्री मैंने आपको बताया कि सेल में होती है, तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स, तो सेल में ग्लूकोज एंटर होने के बाद उसकी डायरेक्टली ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट होती है ताकि वो एटीपी प्रोड्यूस कर सके। तो ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस जब शुरू होती है तो फर्स्ट स्टेप में इसकी फॉस्फोराइलेशन होती है और ये स्टेप डायरेक्टली होती है, यानी ग्लूकोज डायरेक्टली फॉस्फोराइलेट होकर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर आप देख लें ग्लूकोज है, इसके साथ यहाँ पर फॉस्फेट भी है और 6 नंबर जो कार्बन है वहाँ उस पोजीशन पर फॉस्फेट ऐड हो गया।
अब ये स्टेप कौन करता है? ये करते दो एंजाइम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कि इन दोनों में से कोई भी कर सकता है, लेकिन एट अ टाइम एक काम करता है, हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज। अच्छा, तो हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज में डिफरेंस क्या है? फंक्शन दोनों का सेम है, बस कैपेसिटीज़ में डिफरेंस है। हेक्सोकाइनेज लो लेवल ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि ग्लूकोकाइनेज ज़्यादा मिकदार में जब ग्लूकोज होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको आपने याद ऐसे रखना है कि हेक्सो में एच आता है, ऐसे हेलीकॉप्टर आता है, हेलीकॉप्टर में कम लोग आते हैं, तो हेक्सोकाइनेज की कैपेसिटी कम है बनिस्बत, यानी हेक्सोकाइनेज की थ्रेशोल्ड लेवल कम है बनिस्बत ग्लूकोकाइनेज की। ग्लूकोकाइनेज में जी आता है, जी से मतलब आप जेट लीजिए, तो जेट में ज़्यादा लोग आते हैं तो इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। अब एमसीक्यूज़ में इस तरह आता है कि लिवर में कौन सा एंजाइम फॉस्फोराइलेशन करता है ग्लूकोज की? तो लिवर में जबकि ग्लूकोज की मिकदार ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर ग्लूकोकाइनेज एक्ट करता है, हेक्सोकाइनेज आम जो बॉडी के सेल्स है उसमें एक्ट करता है। तो ये था फर्स्ट स्टेप। एक और बात भी आपको बताता चलूँ कि ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस में टोटल 10 स्टेप्स हैं। 10 में जो है 3 फेजेस है, 10 स्टेप्स में 3 फेजेस। फर्स्ट फेज इन्वेस्टमेंट फेज है, यानी इन्वेस्टमेंट फेज में हम एटीपी को इन्वेस्ट करते हैं ग्लूकोज पर, और फिर स्प्लिटिंग फेज होता है। 4 और 5 नंबर स्टेप जो है ये स्प्लिटिंग फेज है। तो स्प्लिटिंग फेज में तो मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होती है, ठीक है, ये भी मैं आपको बताता हूँ आगे। और इसके बाद है पे ऑफ फेज, मतलब कि ग्लूकोज जो है वो हमें एटीपी देता है रिवार्ड में। तो पहला स्टेप तो हो गया। अब दूसरा स्टेप जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, ठीक है। और ये जो ब्लू में मैंने लिखा है ये है कार्बन मॉलिक्यूल का नंबर, के कितने कार्बन मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल में। अच्छा, तो फर्स्ट स्टेप में एटीपी यूटिलाइज हो गई, एक एटीपी, ठीक है, वो एडीपी में कन्वर्ट हो गया, एक फॉस्फेट ऐड हो गया ग्लूकोज के साथ। यहाँ पर बुक में मैग्नीशियम भी मेंशन किया हुआ है, तो मैग्नीशियम फॉस्फोराइलेशन में हेल्प करता है, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब फ्रक्टोज जो है वो ग्लूकोज का आइसोमर है, तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। और फॉस्फो हेक्सोज आइसोमरेज, आइसोमरेज का वर्ड जब भी आता है तो ये दो आइसोमर्स को इंटर में कन्वर्ट करता है, तो यहाँ पर भी ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है, बाकी वही मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब तीसरे स्टेप में भी एक एटीपी यूटिलाइज होगी, इन्वेस्ट होगी एक एटीपी, और ये एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये जो है फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 एंजाइम स्टेप को करता है, ठीक है। अब ये 1 मैंने लिखा है, तो फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 भी है ग्लाइकोलिसिस में, और फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2 भी यूज़ होता है, लेकिन वो मैं आपको रेगुलेशन में बताऊंगा, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। ये हो गया इन्वेस्टमेंट फेज, जिसमें 3 स्टेप्स थे, 2 एटीपी यूटिलाइज हो गए, और ये तीनों एंजाइम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एट द लास्ट आप इन्वेस्टमेंट फेज हमारे पास मॉलिक्यूल आ गया फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अब यहाँ पर जो मॉलिक्यूल था फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, इसमें एक और फॉस्फेट ऐड हो गया, तो 2 फॉस्फेट इसके साथ आ गए, और हमने बिस का वर्ड लिखा है। तो बिस का मतलब है कि जब भी किसी मॉलिक्यूल में कंसेक्यूटिवली कार्बन नंबर 2 कार्बन पर कोई अगर फॉस्फेट प्रेजेंट हो, इस कार्बन पर भी प्रेजेंट है, इस पर भी प्रेजेंट है, तो इसको हम बाई कहते हैं, ठीक है, यानी ये बाई फॉस्फेट है। अगर किसी मॉलिक्यूल में कार्बन नंबर 1 पर प्रेजेंट है फॉस्फेट, और इसके साथ दूसरे पर नहीं है, दूसरे नंबर कार्बन पर, और किसी और कार्बन मॉलिक्यूल के साथ फॉस्फेट है, तो फिर हम इस दोनों फॉस्फेट के लिए बिस का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये था, तो फोर्थ नंबर, ये तो मतलब थर्ड स्टेप के एंड पर हमें ये मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो गया फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अब क्या होता है कि 4th नंबर स्टेप और 5 नंबर स्टेप ये है स्प्लिटिंग फेज, इसमें इस मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होती है। ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, और ये डिवाइड हो जाता है 2 मॉलिक्यूल्स में, जो कि दोनों 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये एल्डोलेज के थ्रू स्प्लिट होता है, बस इसमें बस जस्ट स्प्लिटिंग हो जाती है 4th नंबर में, ठीक है। अब 5 नंबर जो स्टेप है, इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि ये जो ग्लूकोज, अच्छा, तो इस मॉलिक्यूल के स्प्लिटिंग की वजह से 2 मॉलिक्यूल हमें और प्रोड्यूस हो गए। एक है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और एक है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आगे प्रोसीड करेगा और ग्लाइकोलिसिस की पाथवे कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये ग्लाइकोलिसिस में प्रोसीड नहीं कर सकता। इसको ग्लाइकोलिसिस में प्रोसीड करने के लिए ज़रूरत है कि ये कन्वर्ट हो जाए इसी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, ठीक है। ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, और फॉस्फोट्राइओस आइसोमरेज एंजाइम आइसोमरेज याद रखें, ठीक है, इन दोनों आइसोमर्स को इन टर्न कन्वर्ट कर सकता है, तो डीएचएपी को कन्वर्ट करता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ये तो हो गया स्प्लिटिंग फेज। एक और बात याद रखें कि अब जो भी स्टेप में लेफ्ट साइड पर करूंगा वही स्टेप स्पॉन्टेनियसली राइट साइड पर भी होता है, ठीक है, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब स्टार्ट होगा पे ऑफ फेज। पे ऑफ फेज में हमें एटीपी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो ये जो अच्छा, तो फिर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से इससे बनता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। तो एक और बात, ये जो मैंने 6 नंबर स्टेप लिखा है, ठीक है, ये असल में ये स्टेप है, ठीक है, ये स्टेप है। 6 नंबर स्टेप में क्या होता है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या होता है, ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इस पर एक्ट करता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पर, और डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जहाँ पर भी ये वर्ड आता है, तो डिहाइड्रोजिनेज में क्या होता है, हाइड्रोजन की रिमूव होती है। तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, और वो किसके साथ मिल जाएगा, जो हमारे पास साइटोप्लाज्म में NAD प्रेजेंट होता है,
ठीक है। NADP प्रेजेंट होता है तो वो NADP अपना फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड ट्रिफॉस्फेट को देता है, ठीक है। तो ये बन जाता है 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट और ये NAD कन्वर्ट हो जाता है NADH में। तो एक NADH हमें यहाँ पर प्रोड्यूस हो गया और सिमिलरली एक NADH यहाँ पर भी प्रोड्यूस हो जाता है, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है स्टेप को। तो अब 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट में, ठीक है। और ये यहाँ पर फोस्फोकाइनेज एक्ट करता है। फोस्फोकाइनेज का वर्ड जब भी आता है तो इसमें या तो फोस्फोराइलेशन होगी या डीफॉस्फोराइलेशन होगी। तो यहाँ पर एक फॉस्फेट जब रिमूव होता है 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट से तो वो ADP के साथ मिल जाता है और वो बनाता है ATP। अच्छा, तो पे ऑफ फेस में ये हमारे पास पहली ATP प्रोड्यूस हो गई, ठीक है। इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ये पहले ATP प्रोड्यूस हो गई। सिमिलरली मैंने आपको बताया कि राइट साइड पर भी ऐसा होगा, तो एक ADP राइट साइड पर भी प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये हो गए 2 ATPs। अच्छा, इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ। तो 2 ATPs हमें प्रोड्यूस हो गए और 2 NADH प्रोड्यूस हो गए। अब 3-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट में, मतलब कि सिर्फ ये हो जाएगा कि जो फॉस्फेट का पोजीशन है ये चेंज हो जाएगा, 3 नंबर कार्बन से आ जाएगा 2 नंबर कार्बन पर। इसको फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज ये एंजाइम ये स्टेप करता है, ठीक है। म्यूटेशन का करता है किस चीज़ में, पोजीशन ऑफ द फॉस्फेट में। तो 2-फॉस्फोग्लिसरेट बन गया। अब इनोलेज एंजाइम क्या करता है, वो 2-फॉस्फोग्लिसरेट को कन्वर्ट करता है फोस्फोइनोल पाइरुवेट में। और इन दोनों स्टेप्स में ना तो कोई मतलब एंजाइम यूज़ होता है और या ना कोई मतलब ATP, सॉरी मैं गलत हो गया, इसमें कोई ATP प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है। तो अब ये जो स्टेप है 2-फॉस्फोग्लिसरेट, इसमें वाटर मॉलिक्यूल भी प्रोड्यूस होता है। अच्छा, और सिमिलरली यहाँ पर भी तो 2 वाटर मॉलिक्यूल भी हमारे साथ प्रोड्यूस हो गए। अब फोस्फोइनोल पाइरुवेट ये कन्वर्ट होगा पाइरुवेट में, जो कि लास्ट मॉलिक्यूल है आफ्टर ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोलिटिक पाथवे। तो पाइरुवेट काइनेज क्या करता है, फोस्फोइनोल पाइरुवेट को पाइरुवेट में कन्वर्ट करता है और यहाँ पर भी एक ADP कन्वर्ट होकर एक ATP बनाता है और स्पॉन्टेनियसली राइट साइड पर भी एक ATP बन जाती है। तो ये हमारे पास और 2 ATP प्रोड्यूस हो गए। तो 1 2 3 4 टोटल 4 ATP हमें पे ऑफ फेज में प्रोड्यूस हो गए और 2 NADH। तो ये थे 10 स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस, जिसमें 3 फेजेस थे। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट फेज, उसके बाद स्प्लिटिंग फेज और उसके बाद पे ऑफ फेज। तो 2 ATP हमने यूटिलाइज़ किए यहाँ पर, ठीक है। और हमें 4 ATP डायरेक्टली प्रोड्यूस हो गए और 2 हमारे पास NADH है, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि पाइरुवेट किधर जाएगा अब। तो पाइरुवेट जो है वो डिपेंड करता है फिर पाथवे है कि वो लिंक रिएक्शन में जाएगा या उससे लिक्टेड फॉर्मेशन होगी। तो ये कंडीशन करता है, ये डिपेंड करता है ऑक्सीजन सप्लाई पर। अगर ऑक्सीजन सप्लाई है सेल को सफिशेंटली तो फिर ये जो पाइरुवेट है ये जाएगा लिंक रिएक्शन में या PDH कम्प्लेक्स में। और ये PDH कम्प्लेक्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो इसके लिए पाइरुवेट को माइटोकॉन्ड्रिया में जाना पड़ेगा और फिर वो पाइरुवेट जो है एसिटाइल को में कन्वर्ट होता है और आगे सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर होता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है तो फिर पाइरुवेट कन्वर्ट होगा लिक्टेट में। पाइरुवेट इनोल फॉर्म में होता है, स्पॉन्टेनियस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और ये पाइरुवेट फिर लेक्टेट में कन्वर्ट होता है थ्रू लेक्टेट डिहाइड्रोजनेस। डिहाइड्रोजनेस का वर्ड आया है तो हमें पता है कि यहाँ पर किसी न किसी चीज़ से हाइड्रोजन रिमूव होगा और वो क्या है, वो NADH है। ये NADH साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म से ये हाइड्रोजन रिमूव होता है और ये पाइरुवेट के साथ मिल जाता है और ये NADH रीजनरेट होता है। अब ये NADH क्या करता है, ये NAD क्या करता है, इस यहाँ पर एक कंसेप्ट है बुक में, आप देख ले कि कन्वर्जन ऑफ पाइरुवेट टू लिक्टेट, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो सिग्निफिकेंस इसकी ये है कि जब हमारे पास सेल में ऐसा कंडीशन होता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है तो फिर ये पाइरुवेट जब बहुत ज़्यादा बनते हैं और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती तो पाइरुवेट की अकोमुलेशन होती है। और जब पाइरुवेट की अकोमुलेशन होती है सेल में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये NAD ये साइटोप्लाज्म में एक स्पेसिफिक अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जब ये NAD यूटिलाइज होता है और क्या बनाता है, NADH बनाता है। अच्छा, तो ये NADH भी अकोमुलेट होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में नहीं जाता ताकि वापस से जनरेट हो और हमें NAD दे दे। तो पाइरुवेट की अकोमुलेशन होती है, NADH की भी अकोमुलेशन होती है और वहाँ से सेल में ग्लूकोज एंटर होते हैं, ग्लाइकोलिसिस की पाथवे इस तरह कंटिन्यू होती है। तो ये जो स्टेप है यहाँ पर हमारे पास NAD की कमी आ जाती है। जब NAD की कमी आती है तो ये स्टेप रुक जाता है, मतलब कि ये आगे प्रोसीड नहीं कर सकता। तो फिर ग्लूकोज की अकोमुलेशन होगी, पाइरुवेट की फॉर्मेशन नहीं होगी और ग्लाइकोलिसिस नहीं होगा, ATP भी प्रोड्यूस नहीं होगी सेल को। तो इस कंडीशन से बचने के लिए ये जो पाइरुवेट अकोमुलेट होता है ये कन्वर्ट हो जाता है लिक्टेट में और ये लिक्टेट में जब कन्वर्ट हो जाता है तो आप देख सकते हैं कि ये NADH जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट था ये वापस कन्वर्ट होकर NAD में NAD ये बनाता है। तो ये NAD आता है यहाँ पर इस स्टेप में और ये वापस यहाँ पर यूटिलाइज होता है और जब यूटिलाइज होता है NADH बनता है फिर से और ये स्टेप होता है और आगे जाता है और फिर पाइरुवेट बनता है और फिर जब पाइरुवेट बनता है तो फिर लिक्टेट बनता है। उसी तरह ये साइकिल जारी रहता है
और इसी तरह लेक्टेट की फॉर्मेशन होती है, लेक्टेट की अकोमुलेशन हो जाती है सेल में, जिसको हम लैक्टिक एसिडोसिस कहते हैं। ये भी आप बुक में पढ़ लें कि लैक्टिक एसिडोसिस, नॉर्मली जो लैक्टिक एसिड है वो 4 to 15 मिलीग्राम पर डिसीलीटर प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, तो इसमें एलिवेशन क्यों होती है? ड्यू टू स्ट्रीनस एक्सरसाइज, रेस्पिरेटरी डिजीज़, कैंसर, थायमीन डिफिशिएंसी, अल्कोहलिज्म, ये सारी डिजीज़ की वजह से हमारे पास लैक्टिक एसिड की अकोमुलेशन होती है, एलिवेशन इसकी लेवल में आ जाती है। अच्छा, और इस तरह जो एमआई है, माइकार्डियल इंफार्क्शन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, अनकंट्रोल्ड हेमरेज एंड सीवियर शॉक, इन सारी कंडीशंस की वजह से हमारे पास लैक्टिक एसिड की अकोमुलेशन होती है, जो कि डिफरेंट मतलब हार्श कंडीशन की तरफ सेल को ले जा सकता है। तो माइकार्डियल इंफार्क्शन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इनकी मतलब इसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है, और जब ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है एनारोबिक कंडीशन में फिर लैक्टिक एसिड की एलिवेशन होती है। अच्छा, यहाँ पर बुक में एक और भी बात कही है कि ऑक्सीजन डिप्थ, तो ऑक्सीजन डिप्थ जब हमारे पास सेल इंतहाई लैक्टिक एसिड एलिवेटेड, मतलब लैक्टिक एसिड जब लैक्टिक एसिडोसिस में जाता है तो फिर उसको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर होता है कि वो रिकवर हो जाए, तो उस लेवल को हम कहते हैं ऑक्सीजन डिप्थ। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं प्रोडक्शन ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलिसिस, कि हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी जनरेट हो गए। लेकिन उससे पहले ये भी याद रखें कि हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में 10 स्टेप्स है, जिसमें इरिवर्सिबल स्टेप्स 3 है। इरिवर्सिबल स्टेप्स को हम रेगुलेटरी स्टेप्स भी कहते हैं। तो वो है स्टेप नंबर 1, जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, यहाँ पर एक एटीपी यूटिलाइज होता है। और इसके अलावा स्टेप नंबर 3 जो है वो भी इरिवर्सिबल है, वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से जब फ्रक्टोज 1 6 फॉस्फेट बनता है। ठीक है। और इस तरह स्टेप नंबर 10, जब फास्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट बनता है, यहाँ पर एक एटीपी प्रोड्यूस होता है, एटीपी प्रोड्यूस होती है, और यहाँ पर एक एटीपी यूटिलाइज होती है। यानी ये तीनों स्टेप जो है ये रेगुलेटरी है, हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं। इसकी वजह से हम ग्लाइकोलिसिस को स्टॉप और स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब एनालिसिस करते हैं कि कितने एटीपी हमारे पास सिंथेसाइज्ड होते हैं। तो टोटल स्टेप्स जो है वो 10 है, रेगुलेटरी स्टेप्स इसमें 3 है। 2 एटीपी हमारे पास यूज़ होती है, 4 एटीपी डायरेक्टली इसमें ये बात याद रखें कि डायरेक्टली 4 एटीपी हमारे पास प्रोड्यूस हो गई। अब एनएडीएच हमें 2 प्रोड्यूस हो गए। ठीक है। तो एनएडी, जब एक एनएडी जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में तो वो 2.5 एटीपी देता है, और जब 2 एनएडीएच जाता है तो ये हमें 5 एटीपी देती है। ठीक है। अच्छा, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, ये बुक में नहीं लिखा है, डायग्राम में आप इसे देख सकते हैं। और टोटल एटीपी हमारे पास जो प्रोड्यूस्ड हो गए वो 9 एटीपी है, 5 एनएडीएच है और 4 एटीपी डायरेक्टली। तो 9 एटीपी हमारे पास प्रोड्यूस हो गए। लेकिन नेट जो एटीपी है, नेट हम उस वक्त कहते हैं कि हम इसमें से जो यूज्ड है उसको निकालें। ठीक है। तो 9 में जब हम 2 जो यूज एटीपी है वो निकाले तो 7 एटीपी एरोबिकली, यानी एरोबिक कंडीशन में 7 एटीपी ग्लाइकोलिसिस से प्रोड्यूस होती है, इन एरोबिक कंडीशन में 2 एटीपी प्रोड्यूस होती है। अच्छा, तो अब आते हैं कि कुछ और टर्म्स हैं बुक में, वो पढ़ते हैं। ठीक है। ये आप बुक साथ साथ देख ले तो आपको ये बहुत ईजी होगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये है एटीपी प्रोडक्शन भी हो गई। अब ग्लाइकोलिसिस एंड शटल पाथवेज वो पाथवेज है जो कि जिसमें एक मॉलिक्यूल किसी मेम्ब्रेन को पास करता है और फिर वो पाथवे परफॉर्म होती है। तो वो है मलेट एस्पर्टेट शंट पाथवे, इसको भी पढ़ेंगे, बहुत इजी है। इलेक्ट्रॉन शटल है और इसके अलावा लैक्टेट शटल है। तो ये बहुत ही आसान है। इसमें मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म से सिंपली माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं। ठीक है। अच्छा, तो इसमें बुक में एक और टर्मिनोलॉजी भी है कि कैंसर एंड ग्लाइकोलिसिस। तो कैंसर का ग्लाइकोलिसिस पर क्या इफेक्ट होता है। कैंसर सेल्स हमें पता है कि अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल्स। ठीक है। तो जैसे ही ट्यूमर बनता है और वो ग्रोथ करता है तो ब्लड वेसल्स उसको सफिशिएंट नहीं होती कि उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करे, तो हाइपोक्सिया हो जाती है कैंसर सेल में। तो फिर हाइपोक्सिया में एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस ज़्यादा होता है। ठीक है। तो एनर्जी सप्लाई के लिए तो जो कैंसर सेल्स है ये हाइपोक्सिक ग्लाइकोलिसिस के साथ अडॉप्ट हो जाते हैं। मतलब कि कैंसर सेल्स में हाइपोक्सिक ग्लाइकोलिसिस इंप्रूव हो जाती है। इसमें एक फैक्टर इन्वॉल्व होता है जिसको हम हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कहते हैं। तो इस फैक्टर के थ्रू ये सेल्स एबल हो जाते हैं कि ग्लाइकोलाइटिक पाथवे एनारोबिक कंडीशन में करें। तो HIF यानी हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर का काम क्या है कि ये सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स जो कि हमने पढ़े सारे एंजाइम्स। ठीक है। और ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स जो ग्लू ट्रांसपोर्टर्स है उसकी सिंथेसिस इंक्रीज कर देता है, और इसी तरह अपनी एनर्जी एनारोबिक ग्लाइकोलाइटिक पाथवे से लेता है। ठीक है। तो लेकिन However, the cancer cells cannot grow and survive without proper vascularization. लेकिन फिर भी जो कैंसर के सेल्स है वो प्रॉपर वस्कुलराइजेशन यानी प्रॉपर वेसल्स के बगैर वो ग्रोथ नहीं कर सकता। और जो ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स यूज़ होते हैं कैंसर में, तो वहाँ पर भी वस्कुलराइजेशन को इनहिबिट किया जाता है ट्यूमर में। तो जब वस्कुलराइजेशन को हम इनहिबिट करते हैं तो फिर वो जो कैंसर सेल्स है उसमें हाइपोक्सिया और लेक ऑफ एनर्जी ये कंडीशंस आ जाती है और फिर वो उसकी डेथ होती है। तो हमने इरिवर्सिबल स्टेप भी पढ़ लिए, और तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। रेगुलेशन 3 स्टेप जो है उसकी सिर्फ होती है, और उसके अलावा रोल ऑफ फ्रक्टोज 2,6-बिस्फॉस्फेट जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि मैंने लिखा है कि फ्रक्टोज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, तो वो 2 वाला एंजाइम कहाँ है, जो PFK2 है वो किधर है। तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जो एंजाइम है PFK2 उसका ग्लाइकोलिसिस में क्या रोल है। तो इंशाल्लाह पार्ट 2 को भी लाजमी देख लीजिए। और इन दोनों वीडियोज़ के साथ आपके जो है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में
स्टार्ट से लेकर लिंक रिएक्शन तक सारे टॉपिक्स इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी मजीद वीडियोज़ मिल सके।